चलिए देखिए, वो इधर देखिए, आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है कारक प्रकरण है, और आज हमें जो कारक प्रकरण पढ़ना है ये हिंदी व्याकरण और संस्कृत व्याकरण दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। सबसे पहले हम विचार कर लेते हैं कि कारक को पढ़ना क्यों है, कारक हमें कितना नंबर देगा और ना पढ़ेंगे तो हमें कितनी हानि होने वाली है। ठीक है, अगर कारक की बात की जाए तो अगर संस्कृत और हिंदी व्याकरण की हम बात करते हैं तो दोनों में कारक सेम ही पढ़ना है, क्योंकि कारक का प्रकार विभक्तियां दोनों व्याकरण में सेम ही है। अब हिंदी व्याकरण में इसका उपयोग कहाँ पर किया गया है और संस्कृत व्याकरण में इसका उपयोग कहाँ पर किया गया है, सबसे पहले उस पर हम विचार कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे हिंदी व्याकरण के लिए, और इधर हम संस्कृत व्याकरण के लिए देखेंगे। और आप देख लीजिए कि दोनों व्याकरण में ये जो कारक है कितना कितना नंबर लाकर आपको दे रहा है। अगर बात की जाए हिंदी व्याकरण में तो रेयर केस में आपसे ये पूछ सकता है कि कारक किसे कहते हैं। ठीक है, रेयर केस ही हो लेकिन हमें पढ़ना पड़ेगा। अगर आपसे पूछता है कि कारक किसे कहते हैं तो ये प्रश्न आपका कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का होगा। या फिर आपसे पूछ सकता है कि कारक के कितने भेद है, यह प्रश्न भी 2 अंक के लिए हो सकता है। ठीक है, इसको आप 4 ना मानेंगे, इसको आप 2 ही मानेंगे। ठीक है, क्योंकि ये दोनों पूछेगा नहीं, या तो पूछेगा कारक किसे कहते हैं और या पूछेगा कारक के कितने भेद है, रेयर केस में। ठीक, उसके अलावा 2 नंबर तो यहां से फाइनल हुआ। और अगर हम ऑब्जेक्टिव का बात करें तो ऑब्जेक्टिव में यहां से लगभग 4 से 5 प्रश्न आता है, लगभग 4 से 5 प्रश्न। अब ऑब्जेक्टिव में किस टाइप का प्रश्न आएगा, कैसा प्रश्न आएगा, ये आप देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, अंडरलाइन कर देगा और पूछेगा कि बताइए यहां पर से कौन सा कारक है। ठीक है, इस साल भी हिंदी व्याकरण में एक प्रश्न पूछा हुआ था, सीता छत से कूद गई, और आप लोग इसमें जोड़ दीजिए कि सीता छत से कूद गई और उसका पैर टूट गया। ऐसा नहीं जोड़ना है, इस साल भी ये प्रश्न पूछे हुआ था। और उसके बाद प्रश्न में दिए हुआ था कि बताइए इसमें किस कारक का उपयोग किया गया है। इस टाइप का लगभग 4 से 5 प्रश्न आपको कारक में देखने को मिल जाएगा। अगर बात हम करें 5 नंबर यहाँ और रेयर केस में 2 नंबर यहाँ का, कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि 7 नंबर है, लेकिन कम से कम हम 5 नंबर यहाँ से लेकर चल सकते हैं। ये तो आपका हो गया हिंदी व्याकरण का। ठीक है, अब आइए संस्कृत व्याकरण में। संस्कृत व्याकरण में आपको अनुवाद बनाना पड़ेगा। ठीक है, संस्कृत व्याकरण में आपसे 8 अनुवाद पूछेगा, 8 अनुवाद आपसे पूछेगा, जिसमें से आपको 5 गो अनुवाद बनाना है। आपको क्या को बनाना होगा, 5 गो अनुवाद बनाना होगा। और जो भी अनुवाद बनेगा बिना कारक का एक भी अनुवाद आपका नहीं बन पाएगा। ठीक है, बिना कारक का एक भी अनुवाद आपसे नहीं बन पाएगा।
प्रत्येक अनुवाद 1 अंक के लिए होगा। 5 या 6 ऐसे ही पूछता है। थोड़ा सा हम इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं, 5 या 6 ऐसे ही पूछता है। जब आपको पढ़ाया जाएगा उस टाइम में आपको बता दिया जाएगा कि वास्तव में क्या अनुवाद यहाँ से आएगा। आप कम से कम 5 नंबर आप यहाँ से लेकर चलिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ भी ऑब्जेक्टिव में लगभग 2-3 प्रश्न कारक से पूछता है। इसका तो फाइनल है 3 गो यहाँ से, तो यहाँ से टोटल कितना हुआ 5, 3 और 8 नंबर। अगर आप टोटल देख रहे हैं तो ये जो कारक एक छोटा सा टॉपिक है, एक छोटा सा चैप्टर है, ये आपको हिंदी और संस्कृत व्याकरण मिलाकर 8, 5, 13 गो नंबर दे रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि एक छोटा सा टॉपिक जो आपको 13 गो नंबर दे रहा है तो ये कितना महत्वपूर्ण है। अगर आप कारक ना समझते हैं तो ये तो आपके हाथ से बिल्कुल ही निकल जाएगा, क्योंकि अनुवाद आपसे बनने वाला नहीं है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इस कारक को आपको पढ़ाया जाए और जो यहाँ पर कंफ्यूजन है, ऐसे ऐसे कंफ्यूजन को पूर्ण रूप से दूर कर दिया जाएगा, ठीक है। हम बिल्कुल इसके परिभाषा से स्टार्ट करेंगे, प्रकार से होते हुए कुछ एग्जाम्पल को देखेंगे और उसके बाद आपको कुछ एक्सरसाइज भी दिया जाएगा ताकि आप इसको घर से बनाकर ले आएं। चलिए देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके परिभाषा से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आपको सिर्फ यहाँ पर सामने समझना है। कॉपी वगैरह जो भी आपका नोटबुक है, फोटोकॉपी का मशीन, प्रिंट, ये प्रिंटिंग प्रेस यहाँ पर नहीं बनना है। आराम से सिर्फ समझिए, आपको नोट करना होगा, घर पे बैठकर अपना नोट कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम चलते हैं, हमें यहाँ पर लिखना है कारक। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कारक, यानी कि कारक किसे कहते हैं, कारक किसे कहते हैं, ठीक है। तो कारक क्या होता है, तो कारक वैसा शब्द होता है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया के साथ स्थापित करता है, ठीक है। कारक क्या होता है, तो कारक एक ऐसा शब्द है जो संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ क्रिया का संबंध स्थापित करता है। अब ये सारी बातें इसके ऊपर से निकल गई, क्यों? बिल्कुल निकल जाएगा। अब हमने यहाँ पर 3 और शब्द का प्रयोग किया है, संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया। जिसको संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया पता नहीं है उनको ये चीजें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है, सारा चीज अभी जस्ट आपका क्लियर करवाया जाएगा, सारी बातें आपको 100% समझ में आ जाएगी। कारक किसे कहते हैं, तो हम इसका जवाब लिखेंगे, कारक वह शब्द है जो किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध क्रिया के साथ स्थापित करता है, ठीक है। कारक क्या है, तो कारक एक ऐसा शब्द है जो संज्ञा तथा सर्वनाम का संबंध क्रिया के साथ स्थापित करता है। अब ये संज्ञा क्या है, ये संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है और क्रिया क्या है, शॉर्टकट में समझेंगे ताकि पूरी बातें हमारे माइंड में आ जाए। दुनिया में जितना भी नाम है, सारी नाम क्या है, संज्ञा है, ठीक है। जितना भी नाम है, जैसे सीता, गीता, मोहन, राधा, सोहन, कुछ भी नाम आएगा, पटना, उठना, जितना है, जो भी शब्द है, ये सारी शब्द क्या है, संज्ञा है। अब सर्वनाम क्या है, तो इस नाम के जगह पर, इस नाम के जगह पर जिस शब्द का हम उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, हम सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। अब कैसे हम उपयोग करते हैं, तो हम यहाँ पर एक वाक्य लिखकर आपको समझा रहे हैं। हम लिख रहे हैं कि राम पटना या राम पढ़ रहा है। अगर हम यहाँ पर बोले कि बाबू आप यहाँ पर संज्ञा ढूंढकर बताइए, तो यहाँ पर संज्ञा क्या है,
क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर क्लियरली देखा है कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो किसी भी नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ये हमारा क्या हो गया? संज्ञा हो गया। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना? अब हम एक और वाक्य लिखते हैं। क्या? वह पढ़ रहा है। लिखा गया। अब आप देख रहे हैं कि है के लिए है आया, रहा के लिए रहा आया, पढ़ के लिए पढ़ आया। नाम के जगह पर, नाम के रूप में हमने जो राम लिखा था उसके जगह पर हमने किस शब्द का उपयोग किया है? तो नाम के जगह पर, किसी भी नाम के जगह पर किस चीज का उपयोग किया गया है? वह। तो ये वह क्या हो जाएगा? ये वह हो जाएगा संज्ञा। संज्ञा हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। ये वह क्या हो जाएगा? ये वह हो जाएगा आपका सर्वनाम। क्यों? क्योंकि इस वह शब्द का उपयोग नाम के जगह पर किया गया है। समझने में कोई तकलीफ? और क्रिया क्या होता है पता है? दुनिया का कोई भी जो काम है उसे हम क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। इसे सिंपल सी इसमें हम लिख देते हैं काम। ठीक है? क्या लिख देते हैं? काम। अब आप इसी वाक्य को देखिए, राम पढ़ रहा है। यहाँ पर कोई काम हो रहा है क्या? कौन सा काम हो रहा है? कौन सा काम हो रहा है? पढ़ने का। तो यहाँ पर क्रिया कौन सा हुआ? क्रिया हुआ पढ़ना। क्या हुआ? पढ़ना। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिए, अब कारक कैसे इसके साथ संबंध स्थापित करता है उसको आप देखिए। एक और वाक्य हम यहां पर लिखते हैं, राम ने आम खाया। ये एक ऐसा वाक्य है जिसको हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। थोड़ा सा इसका चेंजिंग रूप, कौन सा? वही लिख देते हैं। राम आम खाता है पढ़ते आए हैं, और सीता घर जाती है। आप अपना बचपना याद कीजिए, जब आपको कॉपी में होमवर्क दिया जाता होगा तो यही लिखा जाता होगा, राम आम खाता है सीता घर जाती है। और अगर एक कॉपी का बात किया जाए तो कम से कम 20 बारी जरूर लिखा हुआ मिलता है, अगर मोटा सा कॉपी हो तो। अब जरा आप यहाँ पर देखिए, अभी जस्ट आपको बताया गया है कि कारक क्या है। तो कारक वह शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया के साथ स्थापित करता है। ठीक है? इसमें आप देखिए, इसमें आपको कहीं कोई संज्ञा दिख रहा है? संज्ञा इसमें कहीं है या नहीं है? कहां पर है? राम है। कोई यहाँ पर काम हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। कौन सा काम हो रहा है? खाने का। खाने का काम हो रहा है। काम यहाँ पर खाने का हो रहा है, आम खाने का काम नहीं हो रहा है। भात खाएंगे तो काम नहीं होगा, सब्जी खाएंगे काम नहीं होगा। यहाँ पर काम सिर्फ खाने का हो रहा है। ठीक है? हमने यहाँ पर लिखा राम ने आम खाया। अब ये जो आम खाया गया है इसके साथ संबंध कौन सा शब्द स्थापित कर रहा है? ने। ठीक है? ने कारक होता है क्या? पढ़े हुए हैं? होता है। कैमा लाइन में आता है? पहले लाइन में आता है। ठीक है? अब चलिए एक और यहाँ पर आप देखिए, राम ने आम खाया। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक संज्ञा है और यहाँ पर क्रिया है, और इस दोनों के बीच संबंध स्थापित करने वाला कौन सा शब्द है? ने। तो इसी को क्या कहा जाता है? कारक। कारक कौन सा शब्द होता है? तो कारक वह शब्द होता है जो किसी भी संज्ञा का क्रिया के साथ क्या कर दे? संबंध स्थापित कर दे। ये तो एक छोटा सा वाक्य है, अगर हम ने नहीं भी लिखेंगे फिर भी हमारा वाक्य परफेक्ट है। कैसे? राम आम खाया। ठीक है? राम आम खाया। आम को राम में न खाएगा, आम राम को तो नहीं खा जाएगा। वाक्य क्लियर है। लेकिन अगर थोड़ा सा बड़ा एक हम वाक्य लेते हैं, अगर हम लिख रहे हैं राम ने रावण को बाण से मारा। ठीक है? अब जरा आप यहां पर देखिए, इस वाक्य को देखिए, इसमें आपको स्पष्ट संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया के बीच का संबंध बिल्कुल स्पष्ट दिखेगा। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा बड़ा हमने वाक्य भी लिया है। अब इसमें सबसे पहले आप ढूंढिए संज्ञा है क्या कहीं पर? और यहाँ पर एक नहीं, क्या को संज्ञा है? दो को संज्ञा है। कहाँ कहाँ? राम और रावण। ठीक है? अगर आप बाण का बात करें
तो वर्ण को भी आप संज्ञा में ले सकते हैं, ठीक है, वर्ण को भी आप संज्ञा में ले सकते हैं। लेकिन अगर प्रत्यक्ष रूप से आप देखें तो आपके पास दो गो संज्ञा है। अगर हम सिर्फ नाम का ही बात करें तो कौन कौन, राम और रावण। जरा आप यहां देखिए, लिखा गया है राम ने रावण को बाण से मारा। इसमें से अगर हम क्या बोलते हैं, कारक को हटाना स्टार्ट करें तो इसमें क्या को कारक का उपयोग किया गया है, कौन कौन, ने, को, से। अगर तीनों को हम हटा दे तब आप देखिए वाक्य आपका क्या बन रहा है। क्या ये वाक्य आपको सही लग रहा है, ये सही आपको लग रहा है, कहीं से ये वाक्य उचित आपको लग रहा है, नहीं, ये वाक्य उचित है, ये नहीं है। इसलिए आपको याद होगा जब आप 7 या 8 क्लास में पढ़े होंगे कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बोलचाल के भाषा में पढ़ाया होगा कि वाक्य 2 प्रकार के होते हैं, उचित वाक्य और अनुचित वाक्य पढ़े होंगे। जो वाक्य सही में अर्थ प्रकट करे उसे उचित वाक्य, और जो ऐसे ही कुछ लिख दिया जाता है, कुछ भी अर्थ ना दे, उसे अनुचित वाक्य कहा जाता है, ठीक है। अब जरा आप यहाँ देखिए, अगर इस वाक्य का बात किया जाए तो इसे आप किसके श्रेणी में रखेंगे, अनुचित वाक्य के श्रेणी में। अगर हमने यहाँ से कारक को हटा दिया तो यहाँ पर कोई भी संज्ञा क्रिया के साथ अपना संबंध स्थापित कर पाएगा क्या, नहीं। वाक्य को सुंदर दिखाने के लिए हमें यहाँ पर कारक का प्रयोग करना ही पड़ेगा। राम ने रावण को बाण से मारा। अब देखिए, राम ने रावण को मारा है, राम ने रावण को मारा है, इसके बीच का संबंध कौन दर्शा रहा है, ने। किस चीज से मारा है, बाण से मारा है, तो इसके बीच के संबंध को दर्शा रहा है, को। और राम ने रावण के साथ क्या किया, कैसा व्यवहार किया, क्या किया, तो मारा। इसके साथ कौन सा कारक आ रहा है, से आ रहा है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि प्रत्येक चरण में कोई ना कोई कारक आ रहा है वाक्य को सही बनाने के लिए, ठीक है। तो जब भी अगर आपसे पूछा जाए कि कारक क्या है, तो कारक वह शब्द है जो किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध किसके साथ दर्शाता है, क्रिया के साथ दर्शाता है या क्रिया के साथ स्थापित करता है। अब इसमें क्रिया क्या है, कौन सा काम इसमें हुआ है, मारने का। यहाँ पे ये क्रिया हो जाएगा, ये संज्ञा हो जाएगा, यहाँ पे संज्ञा हो जाएगा। अगर देखिए थोड़ा सा इस वाक्य को मॉडिफाई करते हैं, लिखेंगे राम अयोध्या के राजा बाद में हुए, पहले तो वन काटे ना, ठीक है, राजा हुए, थे नहीं, हुए लिखेंगे। क्यों, क्योंकि शुरुआती दौर में जब उनका राज्याभिषेक होने वाला था तब तो उनको वन भेज दिया गया था। हमने लिखा है एक वाक्य, राम अयोध्या के राजा हुए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने रावण को बाण से मारा। अब जरा आप देखिए वाक्य में चेंजिंग क्या आया, पहला जो संज्ञा था अब यह किस चीज में बदल चुका है, नाम के जगह पर किस चीज का उपयोग किया गया है, सर्वनाम का। ये जो शब्द है उन्होंने, ये शब्द कौन सा हो गया, ये हो गया सर्वनाम। आप इतना श्योर रहिएगा कि जब भी अगर हम कारक पढ़ेंगे तो कारक में 3 चीज आएगा, संज्ञा अथवा सर्वनाम या दोनों आ सकता है, ठीक है। कोई संज्ञा आएगा, संज्ञा बोले तो कोई भी नाम, सर्वनाम बोले तो उस नाम की जगह पर किसी भी शब्द का उपयोग, संज्ञा या सर्वनाम में से कोई आ सकता है या दोनों आ सकता है। और उसके बाद क्रिया जरूर रहेगा, अगर क्रिया नहीं रहेगा तो वहां पर कारक बनेगा ही नहीं। बस समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लिखते हैं कारक के कितने भेद हैं। हम डायरेक्ट यहां पर लिखते हैं बाबू कारक के भेद। क्या लिखते हैं, कारक के भेद, भेद लिखेंगे और यहां पर डैश देंगे। यहां पर हमें लिखना है विभक्ति, क्या लिखना है, विभक्ति। यहां पर कारक और यहां पर लिखना है चिन्ह, ठीक है। अगर कारक के भेद का बात किया जाए तो कारक के 8 भेद होते हैं और उस 8 भेद को विभक्ति भी बोला जाता है, ठीक है।
कारक के कितने भेद है? 8 भेद है, और उस 8 भेद को विभक्ति भी बोला जाएगा। ठीक है, विभक्ति में हम लिखेंगे यहाँ पर प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमे, षष्ठे, सप्तमे और लास्ट में अष्टमे लिखिए ना, आपको प्रकार न पढ़ना है। यानी कि 8 को प्रकार है, पहलका प्रकार है, दूसरका है, तीसरका है, चौथा है, पांचवा है, छठा है, सातवां है, आठवां है। प्रकार नहीं है, इसका प्रकार अब लिखाएगा। प्रथमा में क्या आएगा? कर्ता, कर्म, साथ में चिन्ह भी लिखते चलते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से और साथ में आएगा द्वारा। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। उसके बाद आपादान से और कोष्ठ में आप लिखिएगा अलग होना, अलग होना। अगर यही आप ना लिखिएगा तो बहुत सारा कंफ्यूजन उत्पन्न होगा। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से संबंध का के रा रे रे। उसके बाद अधिकरण में पै पर और संबोधन में संबोधन लिख भी रहे हैं। अगर वीडियो में नीचे का थोड़ा सा कटेगा तो आप लोग सुन के लिख लीजिएगा। संबोधन में ए ओ अरे रहना दो, इतना ही, इतना आप देख लिए। अब वाक्य में हम इसका प्रयोग कैसे करेंगे वो देख लीजिए, और कैसे हम कारक को पहचानेंगे। चलिए, हम इतना ऊपर वाले बोर्ड को हम थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। जस्ट अभी एक एग्जांपल कुछ देर पहले बोले थे जिसमें कुछ कंफ्यूजन उत्पन्न हुआ है। 2 को हम यहाँ पर एग्जांपल लिखते हैं। एक में वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यहाँ पे इसको अंडरलाइन किए। और दूसरा एग्जांपल है हमारा, सीता छत से कूद गई। ठीक है, इस दोनों में आपको कारक बताना है कि कौन सा कारक है। अंडरलाइन किसके नीचे है? से के नीचे। अब आपके माइंड में आएगा कि अरे भाई से तो यहां भी है और से उसके बाद यहां भी है, कौन सा कारक इसमें लगेगा? इसमें हम करण कारक लगाएं या फिर हम आपादान कारक लगाएं? अच्छा, जरा आप हमें ये बताइए, ये जो वृक्ष से पत्ता गिरता है, जब पत्ता गिरता है तो पत्ता वृक्ष से अलग हो जाता है या साथ में सटले रहता है? गिरकर अलग हो जाता है। चाहे जो सीता है कि छत से कूद गई, तो जब छत पर से कूदी तो छत से अलग हो गई या छत में सटले रह गई? अलग हो गई ना, छत से अलग हो गई। जरा इधर ध्यान दीजिए, अगर छत से अलग हो गई, से अलग हो गई, तो करण आएगा या आपादान आएगा? कहीं कंफ्यूजन? क्यों? क्योंकि आपादान में से अलग होने के रूप में यूज किया जाता है। बात समझने में कोई दिक्कत? ठीक, आगे बढ़े, लिखिए आगे। एक आध को और एग्जाम्पल आपसे अब पूछ रहे हैं कि आप कितना समझे हैं। इसमें भी हम देख रहे हैं कि आपादान कारक का यूज हुआ है और इसमें भी आपादान का। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना? अब चलिए एक वाक्य हम लिखते हैं। सोहन ने मदन से पैसे उधार लिए। ठीक है,
एक वाक्य लिखा गया है, सोहन ने मदन से पैसे उधार लिए। सबसे पहले आप यहाँ पर ये सुनिश्चित कर लें कि इसमें कारक कहाँ कहाँ आया है। कारक कहाँ कहाँ आया है? तो यहाँ पर ने और यहाँ पर से आया हुआ है। जरा आप बताइए ये ने कौन सा कारक है और ये से? हाँ, कारण या अपादान? करण होगा। यहाँ पर जो कारक आएगा करण होगा। अब आप यहाँ पर ये मत सोच लीजिएगा कि पैसा लेकर तो वो अलग हो गया। भाई यहाँ पर फोकस किस चीज पर किया गया है? पैसे पर। तो जब ये जो मदन है सोहन से पैसा उधार लिया होगा तो पैसा वो अपने साथ लेकर गया या रोड पर चिट कर भाग गया? साथ लेकर गया होगा, तो पैसा तो उसके साथ गया, तो यहाँ पर अलग होना आएगा ही नहीं। इसलिए यहाँ पर कौन सा कारक आएगा? कारण कारक। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना? आगे बढ़ाया जाए, एक दो और हम कर लेते हैं। लिख रहे हैं एग्जाम्पल में अगला, तुम रमेश को पैसे उधार दोगे। बताइए इसमें कौन सा कारक आया है? सबसे पहले ये बताइए इसमें कारक कौन सा शब्द है? को कारक है। को कौन सा कारक होता है? कर्म कारक है। कौन सा कारक है? कर्म कारक है। समझने में किसी को कोई दिक्कत? अब एक एक बच्चे को खड़ा करवा रहे हैं और उनसे पूछेंगे कि इसमें कौन सा कारक है। वो संप्रदान के लिए भी आएगा। कहाँ पर? संप्रदान के लिए के लिए है ना, हो संप्रदान के लिए। नहीं, हम आपको जितना लिखवाए हैं अगर आप याद करते हैं तो कंफ्यूजन का दुकान खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसको छोड़िए, आप सिर्फ इतना पढ़िए, तुम रमेश को पैसे उधार दोगे। यहाँ पर को क्या है? को यहाँ पर हम देख रहे हैं कर्म कारक है। समझने में किसी को कोई तकलीफ नहीं ना? सीता गीता के लिए पुस्तक लाई थी। चलिए भाई, लड़की का नाम लिखे तो कोई लड़की में से खड़ा हुई है, कोई खड़ा हो जाओ। बताओ इसमें ये जो वाक्य है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? सबसे पहले सिर्फ कारक पहचानो, सिर्फ कारक शब्द पहचानो। इसमें कौन सा कारक शब्द आया हुआ है? के लिए कारक शब्द है। और ये कौन सा कारक है? संप्रदान कारक है। समझने में कहीं कोई दिक्कत है क्या? किसी को कुछ कंफ्यूजन नहीं ना? अगर इतना बैठ जाइए, अगर इतना आपका क्लियर है तो हिंदी व्याकरण का कारक आज आपका हो गया खत्म। बात समझने में कोई तकलीफ? कहीं किसी के साथ कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि हम इसका दूसरा क्लास आपको ना करवाएं। 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, देखिए कहीं कुछ कंफ्यूजन है तो बोलिए। सर एक वाक्य में अगर दो कारक देगा कि ये कौन सा कारक है तो एग्जाम में ऐसा नहीं देगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑप्शन जब भी आप एग्जाम देने जाइएगा तो वहां पर क्लियरली ऊपर लिखेगा कि 1 से 100 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिसके केवल एक उत्तर ही सही है। अब जरा आप ये सोचिए कि अगर एक वाक्य में 2 गो कारक दे रहा है तब तो 2 गो उत्तर सही होना चाहिए, लेकिन पहले यह निर्देश लिख रहा है कि एक उत्तर सही है, इसलिए 2 गो कारक वाला आपको नहीं देगा। अब 2 गो कारक वाला एग्जाम्पल आपको क्यों दिया गया? इसलिए दिया गया है ताकि जब हम आपको संस्कृत व्याकरण में ले जा लेंगे और आपको अनुवाद पढ़ाएंगे तो वहां पर आपको सहूलियत मिल जाए। ठीक है, किसी को कहीं कुछ कंफ्यूजन है? नहीं? कुछ होमवर्क दे दिया जाए? चलिए लिखना स्टार्ट कीजिए, सुनिए और लिखिए।
लिखिए, आप लोग लिखिए, सुनिए और होमवर्क कंप्लीट करके लाइएगा। राम रथ से जाता है। राम रथ से जाता है। इसको आप लिखिए और इसको आप कंप्लीट करके बताइएगा। राम रथ से जाता है, वह हाथ से लिखता है। वह हाथ से लिखता है। राम सीता के साथ वन गई। राम सीता के साथ वन गए। गया हो सीता, सीता स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? सीता के साथ। अरे राम लिखवा दिए तो गए लिखिए। हमको लगा हम सीता पहले बोले हैं। अगला लिखिए, श्री गणेश को, श्री गणेश को नमस्कार करो। माता बालक को, माता बालक को भोजन देती है। अगला लिखिए, राम राम भाइयों में, राम भाइयों में बड़े थे। हो गया। अगला लिखिए, सूर्य के उगने पर, सूर्य के उगने पर मैं आऊंगा। हिमालय से गंगा निकलती है। हिमालय से गंगा निकलती है। कितना प्रश्न हुआ? लिखिए, कवियों में, कवियों में कालिदास, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ थे। उसके बाद एक और आप लिखिए, वह शरीर से, वह शरीर से टेढ़ा है। वह शरीर से टेढ़ा है। हो गया। 10 प्रश्न हुआ, इसको आप बना लेंगे। और ए बाबू, बात सुनिए, इसको आप बना लेंगे। बनाने के बाद ग्रुप में आप, ग्रुप में तो नहीं आ पाएगा मैसेज, क्योंकि ओनली एडमिन कैन सेंड मैसेज है।
तो आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका कोई रूटीन नहीं बना हुआ है, छूट जाएगा तो छूट ही जाएगा। और इसका हम सोच रहे हैं कि एक और क्लास करवाएंगे और उस क्लास में कारक का जो सूत्र पढ़ाया जाता है उस सूत्र को पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। सूत्र में क्या पढ़ना है? सूत्र में यही याद रखना है। अगर आप इतना याद रख लेते हैं तो सूत्र याद करने का झंझट खत्म हो जाएगा। नहीं, यहाँ देखिए, पहली विभक्ति में कौन आता है? दूसरा विभक्ति में, तीसरा विभक्ति में, चौथा विभक्ति में, पांचवी विभक्ति में, छठी विभक्ति में, सप्तमी विभक्ति में, अष्टमी विभक्ति में। यही आपको सूत्र याद करना है, ठीक है। अब सूत्र कैसे लिखा जाता है, इसका सूत्र किस शब्दों में लिखा गया है, सिर्फ उस शब्दों को लिखवा दिया जाएगा। जैसे लिखा गया है कर्तरी प्रथमा, कर्माणी द्वितीया, ऐसे ही करके लिखवाना है 8 गो सूत्र। और आपको इतना याद रखना है कि कर्ता के साथ पहली विभक्ति आती है, कर्म के साथ दूसरा विभक्ति, करण के साथ तीसरा विभक्ति, संप्रदान के साथ चौथा विभक्ति, अपादान के साथ पंचमा विभक्ति, संबंध के साथ छठा विभक्ति, और उसके बाद अधिकरण, अरे ना छूटा हुआ है, अधिकरण के साथ सप्तमी विभक्ति और संबोधन के साथ अष्टमी विभक्ति है, ठीक है। इतना आपको क्या करना है, याद रखना है। आपको सूत्र लिखवा दिया जाएगा कि कहीं कभी आपसे पूछ दे, याद देखिए, कभी आपसे पूछ दे राम ने आम खाया, काहे मिटाए हैं ये समझे आप। हम जो वाक्य लिख रहे थे उसमें 2 गो कारक आता, और एग्जाम में कभी भी आपसे 2 गो कारक वाला प्रश्न नहीं पूछेगा, इसलिए हम मिटाकर सिर्फ इतना ही लिखे है, राम ने आम खाया लिख देगा और कहेगा कि बताइए इसमें किस सूत्र का प्रयोग हुआ है। राम ने आम खाया, राम ने, कारक कौन है? ने है, और ने कौन सा कारक है? कर्ता। कर्ता के साथ कौन सी विभक्ति आती है? प्रथमा। तो ये जो विभक्ति, अगर इसका सूत्र पूछे, अगर कहेगा कि राम ने आम खाया, किस सूत्र का उपयोग हुआ है, किस सूत्र का उपयोग हुआ है, तो यहां पर आपको कहना पड़ेगा कि यहां पर कर्तरी प्रथमा सूत्र का उपयोग हुआ है। किस सूत्र का उपयोग हुआ है? कर्तरी प्रथमा का। वही सूत्र को कैसे हम पढ़ेंगे, कौन कौन सा सूत्र है, सिर्फ उस सूत्र का नाम आपको नेक्स्ट क्लास में लिखवा दिया जाएगा। समझने में किसी को कुछ कंफ्यूजन नहीं ना? इतना क्लियर है? अगर मान लीजिए सपोज दैट कि अब यहां से कारक से ऑब्जेक्टिव में 5 प्रश्न पूछा जाता है 1 नंबर के लिए, तो आप कितना नंबर बटोरने का क्षमता रखते हैं बताइए? पूरा 5 नंबर आ जाएगा? कहीं कुछ कंफ्यूजन, कहीं कुछ गलत नहीं ना? पूरा सही होगा ना? चलिए।